हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फैज़ान और आज हम लोग बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। और ये हमारे क्रिप्टो कोर्स की पहली वीडियो है, तो ब्लॉकचेन इसके ऊपर ना आए तो क्या कह सकते हैं। एनीवे, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है और ये कैसे काम करती है। तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो के अंदर होंगी वो ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर की जाएंगी। जिस तरह का भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया जाएगा उसका सारा डाटा ब्लॉकचेन पर सेव किया जाएगा एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म में। डिसेंट्रलाइज क्या है? डिफरेंट एरियाज में, जस्ट लाइक अगर गूगल है, गूगल का सारा डाटाबेस एक जगह पे, सारा डाटा एक जगह पे स्टोर्ड है। जबकि ब्लॉकचेन में ये डाटा डिफरेंट बंदों के पास, डिफरेंट पीसीज के ऊपर, डिफरेंट माइनिंग रिग के ऊपर सेव होता है, माइनिंग कंप्यूटर्स के ऊपर या एसिक मशीन्स जो होती हैं उनके ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, तो इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, या इसको टैंपर करना भी, इसको सिर्फ 51% अटैक के थ्रू हैक या टैंपर किया जा सकता है, या कोई भी चेंजेस की जा सकती हैं। वो कैसे होती है वो भी आपको बताएंगे। पर इन शॉर्ट आपको बता देते हैं कि भाई जो 51% अटैक है वो ये है कि 51% जो वॉल्यूम होगा उस कॉइन का, लेट्स से बिटकॉइन का अगर वॉल्यूम $1 ट्रिलियन है, तो आपको $500 बिलियन चाहिए होंगे उसको हैक करने के लिए, या कोई भी उसमें ट्रांजैक्शन को टैंपर करने के लिए, चेंजेस करने के लिए। तो ये इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये अनहैकेबल है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, और फिर बात करते हैं कि काम कैसे करता है। तो जितना भी डाटा स्टोर होता है या जितनी भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, लेट्स से मैंने कहा कि भाई ये ट्रांजैक्शन मैंने एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र करना है दूसरे वॉलेट एड्रेस पे, तो वो डाटा पहले जाएगा मशीन के पास या कोड के ऊपर जाएगा। लेट्स से बिटकॉइन की चेन ब्लॉकचेन पे जाएगा कोड के ऊपर। देन वो आगे डिवाइड कर देगा डिफरेंट वैलिडेटर्स को, आई मीन माइनर्स को। जब माइनर्स उससे होते हैं वैलिडेट करेंगे कि भाई हाँ भाई इस बंदे के पास इतने पैसे हैं, ट्रांजैक्शन ये कर सकता है कि नहीं, ये ट्रांजैक्शन एड्रेस वैलिड है या नहीं, तो वो ट्रांजैक्शन प्रोसीड हो जाती है। तो डिफरेंट वैलिडेटर्स जो होते हैं, जितने माइनर्स वगैरह होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन को एक कंसेंसस के मुताबिक वैलिडेट करते हैं कि हाँ भाई ये ब्लॉकचेन या ये इस ब्लॉकचेन के ऊपर ये वाला एड्रेस वैलिड है, और ये जो क्या कहते हैं इतनी ट्रांजैक्शन अमाउंट इस वॉलेट में है, और ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह कोई भी ट्रांजैक्शन की जाती है। और डाटा लेजर टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या है? इसमें प्रोग्रामेबल होती है, सिक्योर होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जस्ट लाइक ए नोड्स होते हैं, वो डिफरेंट बिखरे हुए होते हैं। लेट्स से एक मुल्क में एक नोड है, या 10 नोड एक मुल्क में, 10 एक में, 20 एक में, इस तरह डिफरेंट जगह पे नोड्स होते हैं। और जितने भी एक ट्रांजैक्शन होती है वो मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल बंदे, मल्टीपल मशीन्स चेक करती हैं। देन वो आगे ट्रांजैक्शन वैलिडेट होती है, ये प्रोसेस होती है। ठीक है, और इम्यूटेबल है, मतलब इसके ऊपर टैंपर शैम्पर नहीं किया जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता। 51% अटैक पहले बता दिया है। एनोनिमस ट्रांजैक्शन होती हैं, खासकर XMR मोनेरो। मोनेरो कॉइन्स है वो फुली एनोनिमस है, उसमें आप ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर सकते। इट जस्ट लाइक टॉर ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, बस इस तरह का ही मोनेरो का सीन है। ठीक है, और हर ब्लॉक का एक टाइम लैग होता है। जिस तरह अभी इथेरियम की रिसेंटली मर्ज हुई, तो मतलब मर्ज का था कि भाई जब इतने ब्लॉक माइन हो जाएंगे, स्पेसिफिक नंबर ऑफ ब्लॉक माइन हो जाएंगे स्पेसिफिक टाइम पे, तो हम इसको आगे क्या कहते हैं मर्ज करेंगे, मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट करेंगे। अब सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर अक्सर सिस्टम चौक हो जाता है, तो ब्लॉक टाइम कम हो जाता है, ये ब्लॉक टाइम डिले हो जाता है। तो वो यही है कि भाई टाइम स्टैम्प, भाई इतना डिले आया तो ब्लॉक के साइज़ में ये फ़र्क होगा, ब्लॉकचेन के ऊपर असर पड़ेगा ट्रांजैक्शन डिले होने की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से उसके ऊपर अक्सर सोलाना की सिस्टम चौक भी होता है। बहुत कम होता है लेकिन होता है। ये एक सोलाना का क्या कहते हैं सेटबैक। और इसी के साथ इसके ऊपर डिफरेंट हम प्रोग्राम्स, जितने भी मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेट्स से अगर मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, तो बिज़नेस के अंदर मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में रख दूँगा कि भाई ये चीज़ें जो हैं ऐड हो रही हैं, ग्रॉसरी की आइटम्स ऐड हो रही हैं, ये सेल हो रही हैं, ये ऐसे ऐड हो जाएंगी, निकली जाएंगी जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी, या उसको एज अ QR कोड के थ्रू पे करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ ऐड और वो सब ट्रैक करता जाएगा। जस्ट लाइक एक प्रोग्राम आपने कोड रन कर दिया है, पर ये सब कुछ ब्लॉकचेन पे स्टोर होगा। ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर होने का मकसद क्या है कि भाई ये डाटा को कभी भी टैंपर ना किया जा सकता, चोरी ना किया जा सकता। मसलन अगर आपके पास क्या कहते हैं अगर एक बोर्ड है, बोर्ड ऑफिस, जस्ट लाइक पेपर हम देते हैं, एक जगह पेपर पड़े हैं, आग लगती है, जल जाते हैं, ख़त्म। लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर आप उसे टैंपर नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, या उसको चेंज नहीं कर सकते। और जो भी कोई पंगे लेगा पता लग जाता है कि कहाँ से पंगे लिए जा रहे हैं या क्या हो रहा है। लाइक नियर के सिस्टम के ऊपर आज से तकरीबन 1 महीना पहले हैक हुआ था, और हैकर के $8,000 के इथेरियम लॉस हो गए थे। क्यों? क्योंकि हैक अनसक्सेसफुल था, कोई ना कोई मसला रह गया था, और दूसरी तीसरी चीज़ें कई होती हैं। ठीक है, और अब इसके हम डिफरेंट तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए।
ट्रेडिंग बॉट्स, ठीक है, इन्वेस्टिंग के लिए लैंडिंग प्रोटोकॉल, आवे वगैरह और ये लीडो फाइनेंस वगैरह, और इसी तरह ब्लेंडिंग ऑफ बोरो प्रोटोकॉल्स, ठीक है। और सिक्योर का बता दिया कि 51% टैक्स ही किया जा सकता है, और ये कितनी सिक्योर है क्योंकि नोड्स की फॉर्म में डाटा डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट माइनिंग मशीन्स के ऊपर, और डाटा डिवाइड होता है क्योंकि नोड्स की फॉर्म में होता है। और जो इस ब्लॉकचेन के यूजेस हैं ना, वो हम पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, डाटा मोनिटर करने में, डिजिटल आईडीज़, एनएफटीज़ वगैरह, डाटा शेयरिंग, कॉपीराइट क्लेम्स वगैरह, वो सारे एनएफटी के अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आया था हमारा पेमेंट एंड ट्रांसफ़र मनी मेथड। अल सल्वाडोर के अंदर इसको बाकायदा पेमेंट मेथड के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, और बहरीन में भी ये टेस्टनेट चल रहा है बिटकॉइन का। इसको लीगल टेंडर भी आगे वो करा दे देंगे, लेकिन अभी वो टेस्टनेट करेंगे भाई अगर पेमेंट मेथड हम यूज़ करेंगे तो क्या इसके सेटबैक्स हैं और क्या प्रोज हैं, कॉन्स हैं। मतलब बैंकिंग के निज़ाम में, बल्कि एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि बैंकिंग के निज़ाम से ये कैसे डिफ्रेंशिएट होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसको इसलिए ज़्यादा कहा जाता है कि भाई बिटकॉइन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तो ट्रांजैक्शन हर चीज़ आपकी ट्रैकेबल है, और दूसरी बात ये कि भाई ब्लॉकचेन के ऊपर डाटा भी टैंपर नहीं हो, चोरी भी नहीं होगा, हर चीज़ का कटा सटा आपके पास पीछे होगा। और अगर ये हमारा गवर्नमेंट के अंदर आ जाए, गवर्नेंस सिस्टम में आ जाए, तो ये हर एक चीज़ का हमें पता लग जाएगा कि भाई इस बंदे ने ये चीज़ ख़रीदी, ये पैसा ऐसे यहाँ से आया है या ये कैसे आया है, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। कोई बंदा टोपी ड्रामा नहीं कर सकता, जैसे हमारे एफबीआर के यह नाम नहीं लेना चाहिए था, बट एनीवे जितने मतलब टैक्स के अदारे होते हैं उनको लोग पैसे दे के आगे क्या कहते हैं वो कर लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं अपनी, वैसे नहीं किया जाता। ऑल दो टैक्स बचाने के और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन लोग ये भी तरीका यूज़ करते हैं। सो क्या, और हर चीज़ इसके ऊपर मॉनिटर की जा सकती है। क्यों? क्योंकि हर एक ब्लॉक जो माइन होता है वो ट्रैकेबल है, और उसका डाटा कहाँ से मिलता है। अब लाइक बाइनास की चेन है, बाइनास स्मार्ट चेन की, तो वो BSC स्कैन पे आपको मिल जाएगी। इथीरियम की ईथर स्कैन के ऊपर सारी ट्रांजेक्शन आपको हिस्ट्री सारी की सारी मिल जाती है, यहाँ से पैसा आया, इधर गया, और इथीरियम नेमिंग सर्विस की वजह से वो और भी आसान है देखना। डिजिटल आईडीज़ मतलब NFTs वगैरह जितनी भी होती हैं आपकी, वो जो होती है एक स्पेशल, लाइक से अगर मेरी है, मैंने आइडेंटिटी कार्ड, मेरा एक स्पेशल आइडेंटिटी है, ID कार्ड है, इसी तरह मेरी एक NFT होगी। NFT क्या करेगी, मेरी एक पहचान है कि भाई मैं जहाँ भी जाऊँगा भी यूज़ करूँगा, मेरी सारी मेम्बरशिप्स उसके ऊपर होंगी, तो मेरा आइडेंटिटी कार्ड है एक तरह का, तो उससे भी मुझे ट्रैक किया जाता है। अगर मतलब इससे कोई मतलब फ्लैक्स भी नहीं मार सकता कि भाई गाड़ी किसी की खड़ी है, शोखियाँ मार रहा है, लत से लैम्बो खड़ी है, शोखियाँ मार रहा है, और NFT नहीं है उसके पास, मतलब वो उसकी है ही नहीं। कोई भी बंदा आराम से चेक कर सकता है कि हाँ ये बड़ी गाड़ी का ये नंबर है, चेक करेगा किसके नाम पे NFT, पता लग जाएगा, दस्ती पता लगेगा। एज़ कम्पेयर टू ये नॉर्मल सेक्टर में बंदा शोखियाँ मार रहा है तो पता लगता है लॉ जी ये तो है ही नहीं किसी और दी। तो इसलिए भी ID इंपॉर्टेंट है, डिजिटल IDs NFTs वगैरह। फिर इसमें हम डाटा शेयर भी कर सकते हैं, और जितना भी ट्रांसफ़र होता है वो सब कुछ ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। कॉपीराइट क्लेम्स NFT के ऊपर होते हैं। रॉयल्टी मतलब लेट्स से मैंने एक पिक्चर बनाई है, मैं उसे सेल करता हूँ, आगे वो बंदा आगे सेल करता है। अब मैंने उसके ऊपर लगाया 10% रॉयल्टी फ़ी, जितनी भी वो $1000 की सेल करा, 10% उसका डायरेक्टली मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रोग्राम कर दिया जाता है, किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर हम डिप्लॉय कर सकते हैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। जैसे आई थिंक एप बोर्ड एप जो उसकी 5% आई थिंक रॉयल्टी है जो पर ट्रांजेक्शन उसे देनी पड़ती है। आई थिंक 5 थी या 15 थी, कन्फ्यूजन है, बट एनीवे मकसद समझाने का यही था कि भाई रॉयल्टी फ़ी क्या होती है, ठीक है। और इसी के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, लेट्स से मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, या कोई भी स्मार्ट डिवाइस, उसको अगर हम कोई भी ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड कर देंगे कि भाई इस चीज़ का ये फंक्शन है, ये इसने काम करना है, तो वो वही करेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। और जितना उसका डाटा रिकॉर्ड होगा, लेट्स से मैं फ़ोन पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, मेरी सारी की सारी हिस्ट्री उस पर रिकॉर्ड हो रही है, कभी डिलीट नहीं की जा सकती। ये भी एक इसका बेनिफिट है। ऑल्दो ना तो यहाँ पर डिलीट कर देते हैं लोग हिस्ट्री, पर उसमें ऐसा नहीं किया जा सकता। और इसके बाद आता है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर के अंदर लाइक बिटकॉइन की जो है ना डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट चीज़ें, प्रोडक्ट्स, चीज़ें वगैरह बाय कर सकते हैं। लेट्स से मेरा फ़ोन, वॉच और एनीथिंग डायरेक्ट बिटकॉइन से आप पेमेंट करके उसे बाय कर सकते हैं। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में अल सल्वाडोर के अंदर आप इसको बाकायदा हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर मैं CRO कॉइन यूज़ करता हूँ, जो CRO क्रिप्टो एक्सचेंज का एक टोकन है CRO,
तो वो जब मैं यूज़ करता हूँ, अगर मैं उससे नेटफ्लिक्स की फ़ी पे करता हूँ ना, $10 की जो है, $10-15 जितनी भी आप करते हैं, तो वो आपको उसी कॉइन की सूरत में जैसे ही आप पे करेंगे रिफ़ंड आ जाती है। इस तरह के कुछ बेनिफिट्स हेल्थ सेक्टर के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे और डिफरेंट जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो ये एक मोटा मोटा था बताया आपको कि भाई ब्लॉकचेन क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, या ये कैसे काम करती है। डाटा किस तरह स्टोर होता है, ब्लॉक के फॉर्म में, कोई टैम्पर नहीं कर सकता, कोई इसको चोरी नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी सिक्योर रहता है, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इमर्ज किया जाता है कि इसको प्रमोट किया जाता है। मेरी भी क्या रीज़न है मैं इसको क्यों प्रमोट करता हूँ या मुझे क्यों ये पसंद है, वही मैं आगे किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।